नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। वैसे तो मैं टीचिंग 2012 से कर रहा हूँ, करीब 13 साल हो गए। करीब 3 साल पहले मैंने 8-10 वीडियो बना के डाला था, पर उसके बाद थोड़ा व्यस्त हो गया, समय नहीं मिल रहा था। फिर मैंने सोचा कि फिर से शुरू किया जाए इस काम को, और फिर से शुरू करने के पीछे कारण ये है कि मैं अपने देश को देख रहा हूँ और अपने समाज को देख रहा हूँ, जिसमें हमारे युवा लोग जो हैं दिग्भ्रमित हो रहे हैं। जैसा कि मैं तो शिक्षक ही हूँ +2 में, जहाँ पर युवाओं को मैं रास्ते से भटका हुआ महसूस कर रहा हूँ। सब के पीछे कारण ये है, वैसे तो मैं खुद पॉलिटिक्स से दूर हूँ, मेरे विषय भी नहीं है, कॉमर्स मेरा विषय रहा है, पर कहीं ना कहीं समाज की समस्याओं को देखते हुए मेरा मन जो है बेचैन हो जाता है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश जो है युवाओं का देश है, युवाओं की संख्या ज़्यादा है और युवा एक शक्ति हैं और उनको अपनी शक्ति पहचानना चाहिए, क्योंकि कल के भविष्य हैं, वो देश के भविष्य हैं। कल के पदाधिकारी, कल के नेता, कल के डॉक्टर, इंजीनियर, कल के सांसद, प्रधानमंत्री वही होंगे। सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्कूलिंग जो होता है, मैं उसका 3 पक्ष पाता हूँ। एक तो स्कूल हो गया, स्कूल का परिसर, शिक्षक शिक्षिकाएं, टीचिंग स्टाफ जो है वो, और गार्जियन। स्कूल के बच्चे एक यूनिट हो गया, फिर शिक्षकगण दूसरा यूनिट है, तीसरा यूनिट हो गया अभिभावकगण यानी गार्जियन समाज से आते हैं। तो हम मोटे तौर पर इसको कह सकते हैं कि गार्जियन और समाज यानी अभिभावक और समाज। आज के किसी भी बच्चे से पूछा जाता है कि पढ़ के क्या करोगे, क्या बनोगे, कोई ये नहीं कहता कि मैं पढ़ के नेता बनूंगा, विधायक बनूंगा या विधायक बनूंगी, सांसद बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा या बनूंगी, प्रधानमंत्री बनूंगा या बनूंगी। ये शायद ही मैंने देखा होगा या आप लोगों ने भी देखा होगा। ऐसा शायद ही होता है कि कोई विद्यार्थी ये कहे कि मैं नेता बनूंगा। वैसे जनरली यह क्वेश्चन पूछने पर जवाब आता है इंजीनियर बनूंगा, डॉक्टर बनूंगा, वकील बनूंगा, सरकारी नौकरी करूंगा। पर सवाल ये है कि कुछ भी करूंगा, देश के अंदर करूंगा, देश को चला कौन रहे हैं? सिंपली इसका जवाब आ जाता है कि देश को सरकार चला रही है। सरकार को नेता लोग चला रहे हैं। तो जिस सोच के हमारे नेता गण होंगे वैसी ही हमारी सरकार होगी, और जैसी सरकार होगी देश की स्थिति भी वैसी ही होगी। भारतीय राजनीति कैसी राजनीति है? हम सब जानते हैं कि भारत में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है
और लोकतंत्रात्मक व्यवस्था होने के साथ साथ यहाँ की जो राजनीति है, इसमें जो नेतागण सामान्यतः यह देखने को मिलता है कि जो नेतागण हैं वो जात के आधार पर, धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, अगड़े पिछड़े के आधार पर, लिंग भेद के आधार पर अपना एक जो है पार्टी कहें, मोर्चा कहें या फ्रंट जो है बना करके और आगे बढ़ते हैं, अपना अपना सब मांग रखते हैं। अब कोई नेता है वो SC/ST के कल्याण की बात करता है तो हमेशा उन मुद्दों को लेकर वो आगे बढ़ता है, सरकार से मांग करता है कि ऐसा करें, ऐसा नहीं करें, यानी कि SC/ST के भलाई के लिए कार्य करें। तो ये सब आम चीज़ें हैं और हम सब ये जानते हैं, ये कोई बताने की बात नहीं है। पर इस जो हमारे सामने जो टॉपिक है आज का, उसके संदर्भ में इन बातों की चर्चा मुझे लगा कि आवश्यक है, इसलिए मैंने इसको किया। हमारे लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था में हम नागरिकों को, भारत के नागरिकों को राइट टू प्रोटेस्ट दिया गया है। यानी प्रोटेस्ट का मतलब विरोध। सरकार का कोई भी कार्य अगर जनता को, समस्त जनता को या जनता के कुछ हिस्सा को पसंद नहीं आया, उसमें कुछ सुधार चाहती है जनता, तो उसको प्रोटेस्ट करना शुरू करती है। प्रायः ऐसा देखा जाता है समाचार पत्रों में, टीवी चैनलों में यह सुनने को मिलता है, देखने को मिलता है कि तोड़फोड़ हो गया, फलाने नेता के समर्थक ने भारी बवाल काटा, लाठीचार्ज हुई, गोलियां चली, ये इतने लोग मारे गए, इतने लोग घायल हो गए, इतने लोग अरेस्ट हुए और इतने 1000-100 की संख्या में जो है अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज हुई। भीड़ तितर बितर हो जाती है, फिर वहीं प्रोटेस्ट रुक जाता है, प्रोटेस्ट आगे नहीं बढ़ पाता है। अब सवाल ये है कि ये घटना होने के बाद फायदा किसको हुआ और नुकसान किसको हुआ? फायदा सबसे अधिक उस नेता का होता है जो इस प्रोटेस्ट को लीड करता है, अपना नाम चमकाता है और उसके बाद वो प्रोटेस्ट नहीं करेगा, फिर ऐसा देखा जाता है। नाम चमक गया उसका, अब जो लोग मारे गए वो वापस तो आएंगे नहीं, जिनके ऊपर FIR दर्ज हुआ, सरकार की संपत्ति नष्ट हुई लाखों करोड़ों की। कहीं प्रोटेस्ट होता है, सड़क जाम कर दिया गया, कोई मरीज जा रहा है एम्बुलेंस में, समय से अस्पताल नहीं पहुंच पाया, वो दम तोड़ दिया, किसी का फ्लाइट छूट गया, किसी की ट्रेन छूट गई, तो ये नुकसान आम जनता को ही है। देश जनता का है, देश किसी एक व्यक्ति का नहीं है, देश हमारा है, हम जनता का है। तो आज के युवाओं से मैं जो आज का जो पॉइंट है डिस्कस करूँगा, तो उनको इस पॉइंट को, इन सूचनाओं को, जानकारियों को वो जहन में रखेंगे, अपने दिमाग में रखेंगे और तब आगे काम करेंगे। बस जोश में आकर के कुछ भी कर दिया और नतीजा कुछ नहीं उसका आया, और कुछ आया भी तो बुरा नतीजा आया, तो ये नहीं होना चाहिए।
मुझे तकलीफ़ होता है। बस यही मैं देख रहा हूँ कि नवयुवक जो हैं पथभ्रष्ट होते जा रहे हैं। अब पथभ्रष्ट का मतलब उनकी छवि खराब होने वाली बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि जिस रास्ता पर उन्हें चलना चाहिए था वो रास्ते पर नहीं चल के रास्ता भटक गए। सभी ऐसे नहीं हैं, लेकिन बहुत ऐसे हैं। हम जो भी काम करें तो उसका अंदाज़ा पहले से लगा लेना चाहिए। कुछ बातों को गौर कीजिए। भारत आज़ाद हुआ, संघर्ष काफ़ी लंबा चला। ये 1-2 महीने का प्रोटेस्ट नहीं था। 1857 की क्रांति से लेकर 1947 तक का जो समय, लगभग 90 साल में लोग एक अनुमान लगा लीजिए कि 90 साल का एक बूढ़ा जो होता है वो मर जाता है, पैदा हुआ और चला गया। तो इतना लंबा समय लगा। मात्र 1 लाख के करीब लगभग अंग्रेज लोग थे भारत में, और उन्हें हटाने में इतना समय लग गया। तो व्यवस्था परिवर्तन में समय लगता है। ऐसा नहीं कि बस 3 दिन 2 दिन हम प्रोटेस्ट करेंगे, कहीं भी तोड़फोड़ कर दिया, खून खराबा हो गया, मारपीट हो गई, ये सब करने से कभी फ़ायदा होगा नहीं, नुकसान में जाएंगे। और सवाल ये है कि हम तोड़फोड़ अगर करते हैं तो इससे फ़ायदा तो हमें होता नहीं है। ये संपत्ति सरकार की है, सरकार हमारी है, हमसे सरकार है। तो संपत्ति नष्ट हुआ जनता का, वो संपत्ति जनता के पैसा का था। तो प्रोटेस्ट करने के लिए क्या राइट्स हैं हमारे भारतीय संविधान में, उसको हम जानेंगे, समझेंगे और उसी के अनुरूप कार्य करेंगे। किसी के उकसावे में, बहकावे में नहीं आएंगे। तो सबसे पहले अधिकार की तो बात बहुत करते हैं। 6 अधिकार दिए गए हैं ना संविधान में, तो कर्तव्य भी है। और एक कर्तव्य जो है आपको संविधान की अनुसूची 51A में दिया गया है। इसमें कहा गया है, ये हमारा एक कर्तव्य है, मूल कर्तव्य, पब्लिक प्लेस या एसेट को सुरक्षा प्रदान करना भारत के प्रत्येक नागरिकों का मूल कर्तव्य है। अब कर्तव्य भी आपको संविधान में लिख के बताया गया है, और आप संविधान को मान भी रहे हैं, मानना चाहिए बिल्कुल। तो अब हम इसके अगेंस्ट में काम करेंगे, पब्लिक प्लेस को डैमेज करेंगे, अस्त व्यस्त करेंगे, तो आप सोच लीजिए कि आप संविधान को कहाँ तक मान रहे हैं, कहाँ तक उसका सम्मान कर रहे हैं। एसेट को डैमेज कर रहे हैं, संपत्ति को डैमेज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, आग लगा दे रहे हैं। तो आप किसका अवहेलना कर रहे हैं? भारतीय संविधान का। हमें उसको सुरक्षा देना है, पब्लिक प्लेस को और सरकारी संपत्ति को सुरक्षा देना है, ना कि उसे बर्बाद करना है। ठीक है? तब आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, मानते हैं इस चीज़ को कि कोई पदाधिकारी कोई गलत काम कर रहा है, जो उसको करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, पक्षपात कर रहा है, किसी को जानबूझ के फंसा रहा है, तो वो राइट्स आपको भी हैं। संविधान की नज़र में सब बराबर हैं। तो वो राइट्स जो आपको मिले हैं उसके अकॉर्डिंग आगे चलेंगे, काम करेंगे। तो राइट टू प्रोटेस्ट, विरोध करने का अधिकार, संविधान की अनुसूची 19(1)A में भारत के प्रत्येक नागरिकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। ध्यान से देखिएगा, 19(1)A में भारत के प्रत्येक नागरिकों को अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार है। अब अपने विचारों को से का मतलब ये नहीं हुआ कि हमें जो मन में आएगा वो बोल देंगे, सार्वजनिक रूप से कहीं भी खड़ा होकर
पब्लिकली, और मन में जो विचार आ गया, कुछ भी आ गया, कुछ भी नहीं बोलना है। वो आगे चर्चा किया जाएगा कि क्या ध्यान रखना है अपने विचार को व्यक्त करते समय। उसके बाद है अनुसूची 19(1)(b) में अधिकार ये है कि बिना हथियार के शांतिपूर्वक विरोध का अधिकार। शांतिपूर्वक विरोध, बिना हथियार, बिना लाठी डंडे के, किसी प्रकार के हथियार के बिना आप जो है विरोध कर सकते हैं। प्लेस कैसा होना चाहिए? पब्लिक प्लेस। अब पब्लिक प्लेस के विषय में भी चर्चा करेंगे, क्या प्रक्रिया होता है उसका, कैसे विरोध का काम होता है, ये सब जानेंगे। ऐसे नहीं कि बस घर से बस गांव से निकले, 20 आदमी गए, रोड जाम कर दिया। रोड तो जाम करना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करना है। और अगर कोई जाम करता है उस पर कार्रवाई हो सकती है। कहीं पुलिस वाला कार्रवाई नहीं करता है तो इसमें ये न समझें कि वो आपका राइट था। ये कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि पुलिस वालों ने आपके लिए बुरा नहीं सोचा, नहीं तो बुरा सोचता तो बस चले जाते कानूनी प्रक्रिया में। अनुसूची 19(1)(c) ये कहता है व्यक्तियों का संगठन या व्यापारिक संगठन बनाने का अधिकार है। संगठन बनाने के लिए संविधान में व्यवस्था इसलिए किया गया कि कोई कार्य संगठनात्मक रूप से यानी सांगठिक रूप से अगर किया जाए तो वो अच्छे तरीक़ा से होता है और लोगों के ऊपर बर्डन भी कम आता है और वो बेहतर तरीक़ा से काम हो जाता है। तो व्यक्तियों का संगठन यानी किसी प्रकार के एसोसिएशंस बनाए जा सकते हैं। जैसे आप देखते हैं, सुनते हैं, डॉक्टरों का एसोसिएशन है, पुलिसकर्मियों का एसोसिएशन है, रेलवे में कर्मचारियों का एसोसिएशन है, शिक्षक लोगों का एसोसिएशन है, इंडिया पोस्ट के कर्मचारियों का एसोसिएशन है, वकील लोगों का एसोसिएशन है। तो अपने राइट्स के लिए वो संगठन बना सकते हैं लोग। ये 19(1)(c) व्यक्तियों का संगठन या व्यापारिक संगठन। व्यापारिक संगठन यानी बिजनेसमैन लोगों का। बिजनेसमैन लोग, उन्हें लगता है कि सरकार से हमें मिलकर मांग करना चाहिए किसी चीज़ का, या सरकार की कोई नीति है जो उनके लिए हितकारी नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए, सरकार से अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए वो संगठन बना के और आगे काम कर सकते हैं। चाहे प्रोटेस्ट करना हो, प्रोटेस्ट कर सकते हैं, या सरकार से मांग कर सकते हैं, सरकार को अपने विचार दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। तीनों ही अनुच्छेद में जो आपको अधिकार दिया गया है, इनके लिए अवरोध क्या है, मतलब क्या ध्यान में रखना है। तो हमारे विचार या विरोध या मांग, हम विचार व्यक्त करें या हम विरोध करें या हम सरकार से कोई मांग रखें, तो ये ध्यान में रखना चाहिए कि हमारी जो मांगे हैं, हमारी जो विरोध हैं और हमारा जो सुझाव है सरकार से, उससे देश की अखंडता यानी इंटीग्रिटी प्रभावित नहीं होनी चाहिए। अखंडता बरकरार रहे, यह ध्यान रहे। ऐसा ना हो कि हम कुछ ऐसा करें जिससे कि देश की माने जो
एकरूपता है, जो मजबूती है, जो यूनिटी है, वो बुरी तरह से प्रभावित हो जाए, तो ऐसा मांग नहीं होना चाहिए, ऐसा विरोध भी नहीं होना चाहिए। अखंडता बरकरार रहनी चाहिए, इस पर बुरा प्रभाव न पड़े। संप्रभुता, देश की संप्रभुता पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मतलब देश की शक्ति, संप्रभुता मतलब देश की शक्ति, उसकी जो इमेज है, प्रतिष्ठा है, उस पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। देश की सुरक्षा पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, और देश के किसी भी राज्य का अन्य राज्यों के साथ जो संबंध है वह भी बुरी तरह से प्रभावित नहीं होना चाहिए। राज्य के साथ संबंध, राज्य का राज्य से संबंध जो है वह बुरी तरह से प्रभावित न हो, संबंध खराब नहीं हो, यह काम नहीं करना चाहिए। यह संवैधानिक रूप से गलत हो जाएगा। अब जब प्रोटेस्ट करने चलते हैं तो उसका प्रक्रिया क्या होता है। मान लेते हैं किसी थाने क्षेत्र में, किसी प्रखंड में अगर प्रोटेस्ट करना हो तो थाने से परमिशन लेना होगा। कितने दिन तक प्रदर्शन किया जाएगा, उसका समय, स्थल, ये सब बताना होगा थानेदार को थाने पर। वहाँ से आपको परमिशन मिलेगा, उसके बाद प्रदर्शन होगा। तरीका यही है। अगर शहर में हो रहा है तो डीएम साहब को सूचना देना है और एसपी साहब से परमिशन लेना है। परमिशन ले करके डीएम से भी लेना है, लेकिन आप डीएम को सूचना भी दे सकते हैं, पर पुलिस विभाग से परमिशन लेना जरूरी है। याद रहे कि किसी भी पब्लिक प्लेस को अनिश्चित काल तक अधिकार में नहीं रख सकते। प्रोटेस्ट करते समय बहुत बड़ी समस्या आती है। प्रोटेस्टेंट जो होते हैं उनकी यह ख्वाहिश होती है कि हम जब धरना पर बैठ गए, हम जितने भी लोग हैं 100, 50, 500, 1000, तो प्रत्येक नेता जिनसे उम्मीद है वो आए, हमसे बात करे, हमारी मांगों को मान ले। हो सकता है कि वो देरी करेगा, नहीं आएगा, तब भीड़ उग्र होने लगता है, तोड़फोड़ करने लगती है भीड़, फिर वही लाठीचार्ज होता है, मामला खत्म हो जाता है। यही समस्या है। तो उसका भी उपाय है। तो सबसे पहले तो आप जब परमिशन लेंगे तो आपको जो अथॉरिटी है वो टाइम देगा कि कितने दिन तक आप प्रोटेस्ट करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप उससे ज़्यादा दिन तक उस क्षेत्र को कब्जा किए हुए हैं, इट मीन्स जो पब्लिक प्लेस है, नाम ही है उसका पब्लिक प्लेस, लोगों के आने जाने का स्थल है। अगर उस पब्लिक प्लेस को धरना प्रदर्शन के लिए यूज़ करने पर आम पब्लिक को अगर तकलीफ होगी तो पुलिस वाले फिर उस जगह को आपसे खाली करा लेंगे। आप नहीं हटेंगे तो बलपूर्वक खाली करा लिया जाएगा। तो इसका तरीका ये है कि प्रदर्शन जो है टाइम पीरियड पूरा हुआ बंद करें, फिर कुछ समय बाद फिर शुरू करें और रिपीटेशन करते रहेंगे। रिपीटेशन बार बार होते रहे। आपके पास राइट है वोट देने का, तो आप अपना बदला जो है वो निकालने का, यूँ कहें कि मन में जो भड़ास है उसको निकालने का तरीका ये है कि आप जिससे दुखी हैं उसको वोट नहीं देंगे। या अगर सरकार ने या कोई पदाधिकारी या कोई नेता से आप नाराज हैं तो फिर आपके लिए न्यायालय है, न्यायालय जाएंगे।
और अपना पक्ष वहाँ पर रखेंगे। बस दिमाग से इस बात को निकाल दीजिए कि हिंसात्मक तरीका से गवर्नमेंट से नहीं लड़ना है, क्योंकि गवर्नमेंट हमारा है, तो हम अपने को ही नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं। बस किसी भी पब्लिक प्लेस को अनिश्चित काल तक अधिकार में नहीं रख सकते हैं। जब धरना स्थल का चयन किया जाए तो धरना स्थल कैसा होना चाहिए? धरना स्थल ऐसा होना चाहिए जो सार्वजनिक तो हो ही, साथ साथ धरना के लिए अगर वह स्थल प्रयोग होता हो तो आम जन को उससे कोई समस्या न हो। ठीक है। अब धरना करने का तरीका देखने को मिलता है कि अब कार्यालय में तालाबंदी हो गया, सड़क जाम कर दिया गया। अब देखिए इससे क्या होगा, काम जो है प्रभावित होगा। किसी ऑफिस में ताला लॉक कर देंगे, पदाधिकारियों को बंधक बनाएंगे, फिर सरकारी कामकाज जो है वो प्रभावित हो जाएगा बुरी तरह से। सड़क जाम करना तो बहुत बड़ा अपराध है। हाईवे अब ये देखने को मिलता है, खास के बिहार में कुछ भी हुआ, एक एक्सीडेंट हो गया, अब वो उसको अस्पताल पहुंचाने की जगह जो है लोग सड़क जाम कर देते हैं, और वो पता नहीं जिएगा या जाएगा ये तो क्लियर नहीं है, पर कितने लोगों का ट्रेन छूटेगा, प्लेन छूटेगा, अस्पताल मरीज को ले जाना है। अब कहीं और एक्सीडेंट हुआ है किसी का, उस हाईवे से गुजर रहा है और एक 2 घंटा 4 घंटा जाम में वो फंस गया, तो वो समझिए कि गाड़ी में ही, एम्बुलेंस में ही दम तोड़ दिया। तो ये तो खुद सोचना चाहिए कि ऐसा काम ना हो। कोई भी नेता इस तरह का आह्वान करता है कि हम हाईवे जाम करेंगे, आप हमारा सपोर्ट करिए, तो आपको नहीं जाना है। ये तरीका नहीं है। ध्यान रहे, बस मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ कि प्रदर्शन विरोध 1-2 दिन की चीज़ नहीं है। बस बच्चे नहीं है 6 महीना के कि दूध पीने के लिए भूख लगा है, चिहा रोक दिया, माताजी आई, दूध पिलाई, बच्चा चुप हो गया। ऐसा सरकार इतना फास्ट आपके लिए नहीं सोच सकती है। समय लगेगा और आपको भी लड़ना होगा, समय देना होगा। अगर कोई मांग है सरकार से तो समय देना होगा, लगातार उसके पीछे लगना होगा, तो एक समय आएगा कि वो आपकी बात ज़रूर मानी जाएगी। हाँ, तो ये चर्चा चल रहा था कि पब्लिक प्लेस हो, ऐसा प्लेस हो जहाँ अगर हम धरना करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, तो उससे आम जनता को किसी प्रकार की कोई तकलीफ ना हो, और शांतिपूर्ण, बिना हथियार के, बिना डंडे के, बिना किसी भी तरह के औजार के प्रदर्शन होना चाहिए। अपनी बातों को शालीनता से रखेंगे। ये देश तो पता ही है, गांधी जी का नाम, ऐसे तो देश के लिए बहुत लोगों ने अपना जान दिया, पर गांधी जी को ही राष्ट्रपिता कहा गया, राष्ट्रपिता कहा गया है, तो उनसे कुछ सीखने की ज़रूरत भी है। अब हमारे देश में कोई दूसरे देश के लोग नहीं हैं जो हम पर शासन कर रहे हैं। जो लोग हैं अपने लोग हैं। भारत इज़ माई होम, ऐसा कॉन्सेप्ट लेके चलें। भारत हमारा घर है, ठीक है, और हमारे घर में कोई अगर समस्यात्मक व्यक्ति हो गया है तो उसको सुधार करने के लिए सहानुभूतिपूर्वक एवं धैर्यपूर्वक हम जो है काम करेंगे। ये नहीं कि उसको हम रसातल में मिला दें, सत्यानाश कर दें, यह सोच नहीं रखना है। बस तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो लगभग मैंने कोशिश किया आप लोगों को बताने का। आप लोगों को कैसा यह वीडियो लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना सुझाव और अपना किसी तरह का कोई प्रश्न हो या मेरे वीडियो में कोई गलती हुई हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। धन्यवाद, नमस्कार।